नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 9 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे ले चलता हूँ आपको आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। तो अपन अपनी जहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया बैन को लेके है। आपको पता होना चाहिए, ये एक राष्ट्रीय भी है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी है। बताता हूँ इंटरनेशनल कैसे है। थोड़े दिनों पहले हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला देश बन गया जिसने जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया यूज पे बैन लगाया था। बेसिकली आपको पता है सोशल मीडिया से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये अब चल के इंडिया में भी कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है और ये हमारा देश का पहला राज्य बन गया है। आपको याद रखना है, इंडिया में सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए कर्नाटक। बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये फिनोमेन इस तरह शुरू होगा कि बाकी जो स्टेट है वो भी इसको लेके मोटिवेट होंगे और इस तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरा जो है, आंध्र प्रदेश ने भी 13 साल से छोटे बच्चों के लिए 90 दिन में बैन करने की जो घोषणा है वो कर दी है। यानी कि सेकंड स्टेट कौन बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार गोवा, महाराष्ट्र और बिहार भी इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया इंडिया में बैन कर दिया है? तो वो है आपका कर्नाटक। और वर्ल्ड में सबसे पहले सोशल मीडिया बैन करने वाला कंट्री वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसको हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। आगे ये है कि कुछ रिसर्च है, अमेरिकी जनरल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो शोध है उसके ऊपर आधारित कुछ फाइंडिंग्स आई है, यानी कि कुछ जानकारियां आई है जो सोशल मीडिया को लेके है। आगे इसमें बताया जाता है कि अगर कोई बच्चा रोजाना 3 घंटे से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज करता है तो उसको अवसाद में जाने का जो खतरा है वो 2 गुना है। यानी एक सामान्य आदमी को जितना खतरा है उससे ज़्यादा खतरा उस व्यक्ति को है जिसको डेली 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत है। उसके डिप्रेशन में जाने के जो चांसेज है वो एकदम से डबल हो जाते हैं। आगे है, मस्तिष्क के कुछ भाग है, अमी अमी अमिगडाला और फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो है मस्तिष्क के दो इंपॉर्टेंट भाग हैं, उनमें बदलाव आता है नकारात्मक रूप से। किसकी वजह से? एक्सेस मोबाइल और सोशल मीडिया यूज की वजह से। नींद और आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो फोकस है, वो भी इसमें दिक्कत पैदा करता है और कमज़ोर होता है। और इस तरह कुछ नकारात्मक और आत्मघाती बार बार दिखाने की वजह से एक जोखिम जो है वो बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सोशल मीडिया को लेके न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स बना लीजिए और आप देखेंगे आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाएगा। आगे एक नियुक्ति हुई है दिल्ली के जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। दिल्ली आपको पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नहीं होकर किसकी नियुक्ति होती है? उप राज्यपाल की। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। इनको दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। किसकी जगह लेंगे? वीके सक्सेना साहब की। ये नाम क्या आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो है तरनजीत सिंह संधू, जो कि होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल। आगे इनको जो सक्सेना साहब है इनको बना दिया लद्दाख का उपराज्यपाल। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार आपके मैच कराने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे तरनजीत सिंह संधू जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं और जो पहले वीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे उनको लेह और लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया है। आगे इनकी प्रोफाइल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कितने साल के हैं, आईएएस थे, आईएफएस थे, आईएफएस रह के कहाँ सर्विस करी, नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप याद सिर्फ दो नाम रखेंगे, वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे उनको बना दिया लद्दाख का उपराज्यपाल, और जो तरनजीत सिंह संधू साहब है उनको बना दिया दिल्ली का उपराज्यपाल। आगे एक अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन हुआ है महिला दिवस के अवसर पर। कब होता है महिला दिवस? आपको पता है हर साल 8 मार्च के दिन होता है। तो 8 मार्च के दिन ये इस लीग का जो आयोजन हुआ है, और इसका आयोजन किसने किया है? साई, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण जो है उसने इसका आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कम से कम देश के 250 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ है और राजस्थान में जो आयोजन के स्थानों को लेके जो नंबर है वो सेकंड नंबर पे है। यानी कि सबसे ज्यादा यूपी में 38 केंद्रों पे आयोजन और उसके बाद 16 केंद्रों पे राजस्थान में आयोजन। क्या आपको ये सब केंद्र याद रखने की जरूरत है? मेरा आंसर है नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि राजस्थान जो है नंबर 2 है सेंटर्स को लेके, कि टोटल 16 केंद्रों पे राजस्थान में इसका आयोजन हुआ और नंबर 1 पे यूपी। चलिए आगे, आपको पता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके हमने एक जो न्यूज़ है ऐड करी है। विक्रम
वन ये एक दोस्तों रॉकेट है, ठीक है। और ये क्या है, ये पहला निजी रॉकेट है, यानी कि प्राइवेट रॉकेट है आपका। आपको पता है हमारी जो इसरो है वो हमारी पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है, सरकार का ही अंग है। तो वो तो बहुत सारे रॉकेट्स का निर्माण करती है और हमेशा उसका प्रक्षेपण भी होता रहता है। बट विक्रम वन जो रॉकेट है वो निजी सेक्टर का रॉकेट है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है विक्रम वन क्या है। विक्रम वन एक रॉकेट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रम वन रॉकेट क्या है, कि एक निजी कंपनी का रॉकेट। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये नासा का रॉकेट है, क्या ये इसरो का रॉकेट है। नहीं, ये एक निजी कंपनी। उस निजी कंपनी का नाम भी आप याद रखेंगे, वो नाम स्काई रूट एरो स्पेस। स्काई रूट एरो स्पेस, ये इसका नाम है, ठीक है। और ये प्रक्षेपण के लिए हरिकोटा पहुंच चुका है। क्या इसकी विशेषताएं, देखो इसका 3D प्रिंटेड इंजन है जो कि हल्का है और इसकी जो संरचना है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, जो कि इसको ईंधन कुशल बनाती है, यानी कि कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी पर जाने की क्षमता जो है वो इसकी है। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया, स्काई रूट कंपनी ने एक रॉकेट बनाया विक्रम वन, जो कि इंडिया का पहला निजी सेक्टर का, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी का रॉकेट है, जिसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये कि 3D प्रिंटेड इसका इंजन है जो कि हल्का है और फ्यूल भी कम खाता है, ठीक है। चलिए आगे एक न्यूज़ है, राजस्थान विशेष है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ प्लेयर्स राजस्थान के ऐसे जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग नेशनल और इंटरनेशनल किसी गेम्स में, स्पेशली इंटरनेशनल में ही होता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी हो, तो उसको पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना डीएसपी सिराज, तो सिराज को जो है डीएसपी बनाया गया कहाँ, उनके अपने राज्य में। यहाँ क्या है, 4 जो खिलाड़ी है राजस्थान के, उनको डीएसपी का पद मिलेगा और इसकी घोषणा हो चुकी है और 15 दिन में उनको नियुक्ति दी जानी है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और चारों ने ही इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और एक उपलब्धि यानी कि मेडल भी हासिल किया है। रीजन क्या है, प्रेरणा देने के लिए, ताकि खेल में और भी लोग आए, क्योंकि खेल के साथ इनका कैरियर भी बन गया। डीएसपी पद पे इनकी सीधी नियुक्ति होगी और 15 दिनों में ज्वाइनिंग। अब मैंने ऐड नहीं किया कि खिलाड़ी कौन कौन से, देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गूगल करना सीखिए, आप गूगल कीजिए कि ये कौन कौन से प्लेयर है और आप थोड़ी सी इस पर मेहनत कीजिए, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके जो है रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई, ठीक है। दूसरी आपकी है कृति सिंह, ठीक है, सॉरी, दूसरी है माननी कौशिक, ठीक है। आगे है दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह। और चौथे हैं आपके इसमें सचिन, ठीक है। ये 4 प्लेयर है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपने नहीं मेहनत करी कोई बात नहीं। रवि बिश्नोई जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने क्या किया था, एशिया कप जो हुआ T20 उस विनिंग टीम का हिस्सा थे, इस वजह से सरकार ने इनको डीएसपी बनाया। माननी जो कौशिक है, ये है आपकी एक शूटर, ठीक है, इन्होंने भी एक इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आपकी दिव्य कृति जो सिंह है, ये है आपकी घुड़सवार और इन्होंने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और सचिन जो है, सचिन है एक कबड्डी प्लेयर, इन्होंने भी एशियन गेम्स में एक मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी एक ही क्वेश्चन में इनके जो स्पोर्ट्स है वो मिलाए जा सकते हैं, या फिर इनके किसी पर्टिकुलर एक का कोई अचीवमेंट पूछा जा सकता है। चलिए आगे, ये एक नेशनल न्यूज है हमारी, इसमें क्या है, RM नचमई, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको। देखिए देश में पहली बार हुआ है कि हमारा कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी कमान यानी इसके चीफ की जो पोस्ट है उसको संभालेगी एक महिला, RM नचमई। आप ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि परमाणु ऊर्जा प्लांट, जैसे कि हमारा राउतपाटा में। इसी तरह एक कर्नाटक में एक केगा में एक पावर प्लांट है, ठीक है, केगा कर्नाटक में। उसकी जो चीफ सुपरिटेंडेंट का जो पद है वो संभालेगी कौन, RM नचमई। नाम थोड़ा जटिल है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, RM नचमई। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे जो है नॉर्मल बातें हैं। आगे एक राजस्थान विशेष एक न्यूज और है पर्यावरण से जुड़ी हुई, छल्ला अभियान। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आरपीएससी विशेष रूप से पूछ ली जाती है, जिनके नामकरण थोड़े स्पेसिफिक अलग से होते हैं। देखिए 42 साल बाद ये बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपना कहाँ पे है, घाना भरतपुर में। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। आपको पता है भरतपुर जो घाना पक्षी विहार है, वहाँ पे
बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। अब इस अभियान के तहत क्या होता है, ऐसे पता नहीं होता हमें कि कितने नंबर में आए, यानी कि कुल कितने प्रवासी पक्षी आए, इस साल कम हुए या ज़्यादा हुए। दूसरी कि इनका रूट क्या रहता है। अब ये जो छल्ला है इनके गले में लटकाया जाएगा, जिससे कि क्या है, अब बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है जिनसे जीपीएस लोकेटर अगर इनके गले में लगाया जाता है तो इनका रूट क्या रहेगा, ये कब आते हैं, कैसे आए और अभी कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें इससे पता चल जाती है। तो ये 42 साल पहले चलता था, इससे किसकी, पक्षियों की अकाउंटिंग के लिए। और अब तो बहुत सारे अपग्रेडेड फीचर के साथ बर्ड रिंगिंग अभियान नाम के तहत, जिसको कि छल्ला अभियान बोला जा रहा है, क्योंकि इसके तहत एक छल्ला पक्षी के गले में लगाया जाता है, इस वजह से इसको छल्ला अभियान बोला जाता है। बाकी इसका ऑफिशियल जो नाम है वो है बर्ड रिंगिंग अभियान। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, सीधा पूछा जा सकता है कहाँ पे, केवला देवी राष्ट्रीय घाना उद्यान में 42 साल बाद शुरू होगा। ठीक है, 42 साल के अंतराल पे छल्ला पहनाने का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ है। कौन कौन इसमें है, वन विभाग जो राजस्थान सरकार का, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत गठित एक एनजीओ है, इसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि बर्ड्स के, पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और वन विभाग राजस्थान मिलके इसका जो अब संचालन है वो करेंगे। 1980 के दशक में अभियान चलाया था, लेकिन 1984 में जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया था केवला देवी, तो वन विभाग ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, आपत्ति जताई थी, तो इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था। उद्देश्य क्या है, देखिए, प्रवासी पक्षियों का उड़ान का मार्ग, समय और स्थान का सबसे सटीक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ठीक है, और 83 वर्षीय अली हुसैन बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो कि सलीम अली के सहयोगी रहे हैं और इस तकनीक के मास्टर है। क्या नाम है, अली हुसैन। इनका भी नाम पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे छल्ला अभियान के बारे में, जो कि कहाँ चल रहा है, केवला देवी घना पक्षी विहार में 1980 के दशक में, यानी कि 1980 में इसको शुरू किया गया था, जिसको आज 27 साल बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, राइट। चलिए आगे, 42 साल बाद, नोट 70 आफ्टर। ठीक है, चलिए आगे एक आर्टिकल हमने ऐड किया किसान और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जब बातचीत, जब टॉक चलती है, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है फार्मर और जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी जो प्रोडक्ट है, और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में ही जो बाकी हमारी उपज है, इनको लेके विदेशी जो देश है वो ये मांग करते हैं कि आप अपना मार्केट हमारे लिए ओपन कर दीजिए, यानी हमारे प्रोडक्ट के लिए आप इंडिया का मार्केट ओपन कर दीजिए। देखिए, उनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, यानी उत्पादन करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मान लो गेहूँ आज 40 रुपये केजी है, अगर हम अमेरिका को ये परमिशन दे दें कि ठीक है आप अपना गेहूँ यहाँ बेचिए, तो वो हमें 20 रुपये केजी में ही दे देंगे। आप सोच के देखिए, एज ए कंज्यूमर, यानी कि अगर हम ग्राहक के रूप में सोचे तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन आप सोच के देखिए हमारे उन करोड़ों फार्मर्स के बारे में, अगर उनका गेहूँ 20 रुपये केजी के अमेरिकी गेहूँ से अगर कंपटीशन करना होगा, तो उनको भी 18-20 रुपये केजी में बेचना पड़ेगा, तो उनकी तो लागत ही इससे ज़्यादा आती है। तो इस हिसाब से क्या है कि सरकार जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करती है, तो उनको हमारे कृषि उत्पाद और हमारे डेयरी प्रोडक्ट को लेके किसी को भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं देती, किसी विदेशी कंपनी को। आपने देखा होगा जो आपकी मिल्क का, जैसे आपका आता है सरस गोल्ड, आपने सोचा नहीं कभी कि सिर्फ ये इंडिया का सरस ही क्यों बिकता है, या अमूल जो इंडिया का ब्रांड है यही क्यों बिकता है, कि कोई विदेशी ब्रांड क्यों नहीं? क्योंकि हमारी सरकार इसकी परमिशन नहीं देती। नहीं तो आपको पता चला किसी अमेरिकन डेयरी की थैली आपके नियर बाई जो रिटेल स्टोर है, दुकान है जहाँ से आप दूध लेके आते हैं, वहाँ मिले, लेकिन सरकार ये प्रोटेक्शन देती है किसको, हमारे फार्मर्स को। ठीक है, तो एक जटिल समीकरण है। इस आर्टिकल में राइटर क्या बात बोल रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉरी, भारत को विकास के लिए अनेक मुक्त व्यापार समझौते करने पड़े। आपको पता है, पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, इस तरह से। और समस्या ये है कि जब भी इनकी बात करती है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तो सरकार के हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र को लेके हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, हमें भी कुछ बातें फिर उनकी माननी पड़ती है जब हम अपने कृषि क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो राइट, आगे क्यों दिक्कत ये है कि 80 साल हो गए हमें आज़ादी के बाद, आज भी हमें संरक्षण की जरूरत क्यों है? यहाँ राइटर ये सवाल उठा रहे हैं कि आज हजारों साल पुरानी खेती और डेयरी को अयोग्य क्यों माना जाता है? ऐसा क्या कमियां रही है हमारे सिस्टम में कि हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते? पहली चीज़ तो ये बोले। ठीक है, 12 महीने में यूनाइटेड किंगडम के साथ सेटा और न्यूजीलैंड के साथ में एफटीए, दोनों में खेती और डेयरी सेक्टर बड़ी बाधा बने, क्योंकि दोनों ही देश ये चाहते थे कि उनकी डेयरी प्रोडक्ट को इंडिया में जगह मिले, लेकिन इंडिया ने इसके लिए डिनाई कर दिया। ठीक है, वैश्विक दबाव क्या है? सभी देश
राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, न केवल इंडिया के लिए बल्कि बाहरी देशों के लिए भी। ठीक है, आगे कुछ डेटा दिया गया है कि ये जो संरक्षणवादी रुख है ये कब तक और कब तक उचित है, यानी कि इस तरह का प्रोटेक्शन हम कब तक रखेंगे। ठीक है, क्या हम अपग्रेड नहीं करेंगे अपने किसानों के, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, क्या उनकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम नहीं करेंगे, या हम हमेशा यही करते रहेंगे कि उनको बाहरी जो उत्पाद है उनसे बचाते रहेंगे। आगे बोलते हैं कि अमेरिका के कुल रोजगार का केवल 1.2% खेती पर निर्भर है, लेकिन आप सोच के देखिए हमारे 40% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो सीधे या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे, खेती पे निर्भर है। अमेरिका की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ओनली 1%, क्या, कृषि, जबकि हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 16.3% और करोड़ों परिवारों की जीविका है। वहीं यूरोपीय संघ की जीडीपी में हिस्सेदारी 1.6%, यानी कि अमेरिका के लगभग बराबर, जबकि हमारी 16.3%, और जो आधारित जो जनसंख्या है इस पे आश्रित वो लगभग 40% से ऊपर। तो देखिए ये कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए। ठीक है, लाखों छोटे और अलाभकारी खेतों पर किसान केवल इसलिए टिके हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ राइटर एक बहुत बड़ी बात उठाते हैं कि बहुत सारे किसान, छोटे किसान इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर कुछ और करे तो करे क्या भाई, विकल्प हो आदमी तभी तो करे। ये बात यहाँ उठाते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 7.4% की गति से बढ़ रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र केवल 4.4% की गति से। तो आप ये देखिए ये और मिसमैच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की सारी बातें आर्टिकल में की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होगी। आप अच्छे से पढ़िए इनको, जो चीज़ें ज़रूरी लगती है उनके नोट्स बनाइए और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। चलिए, कल तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों।